कहते हैं शक्तिशाली बनने की चाह और ब्रह्मांड को अपने वश में करने की चाह कभी नहीं मरती। अगर शक्ति को हासिल करने की होड़ में लगे असुर हैं, तो उसको बचाने की जिम्मेदारी भी भगवान किसी न किसी को तो जरूर देती है। तो शक्ति की प्राप्ति और बदले की चाह, प्रेम की लालसा और अपनों का बलिदान या छलावे की साजिश, इन्हीं सब के साथ शुरू होगा नाग कन्या के जीवन का एक नया अध्याय। माँ, कहाँ हो माँ? वृंदा की आवाज सुनकर उसकी माँ नागरानी नंदनी उसके कक्ष में आकर उसको ऐसे घबराया हुआ देखकर बोलती है। क्या हुआ पुत्री, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? कोई बुरा स्वप्न देखा क्या? माँ, मैंने फिर से वही स्वप्न देखा। एक बच्ची के साथ कुछ मानव दुष्ट व्यवहार कर रहे हैं। पुत्री, ये सब बस तुम्हारा स्वप्न है। तुमको ज्यादा ही सोचने लगी हो इन सब के बारे में। चलो अब जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। तुम्हारे पिताश्री ने हम दोनों को दरबार में बुलाया है। जी माँ, आप जाइए, मैं आती हूँ। वृंदा नागिन नागराज विक्रम और रानी नंदिनी की एकलौती संतान थी, जो कि नागलोक की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे खूबसूरत कन्या थी, जिसके सौंदर्य दर्शन के लिए तो स्वयं देवताओं को भी नागलोक आना पड़ता था। वृंदा अपनी माँ नंदिनी की बात मानकर तैयार होकर नाग दरबार पहुँचती है, जहाँ गद्दी पर बैठे नागराज विक्रम उसको देखकर खड़े होकर बोलते हैं। आओ पुत्री आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। ये तो बिल्कुल सत्य है कि भोलेनाथ ने हमारी पुत्री को रूप का भंडार दिया है, साथ ही बुद्धि में भी तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। बस भी कीजिए पिताजी, आपने क्या हमें यहाँ हमारी प्रशंसा सुनाने के लिए बुलाया है? पुत्री, तुम्हारे पिताजी को तुम पर बहुत अभिमान है, इसलिए वो तुम्हारी इतनी प्रशंसा करते हैं और करनी भी चाहिए। आखिर तुम इसके योग्य हो। परंतु तुम्हारे योग्य वर आखिर हमें कब मिलेगा? तुम्हारे विवाह की आयु हो रही है, लेकिन तुम्हारे गुणों के अनुसार कोई उचित वर इस नागलोक में नहीं है। आखिर कहाँ है तुम्हारा जीवन साथी? पिताजी, भगवान भोलेनाथ जब चाहेंगे मैं अपने जीवन साथी से मिल जाऊंगी। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वृंदा के इतना बोलते ही नागलोक में एक अलग सा माहौल बन जाता है। चारों तरफ तेज आंधी तूफान के साथ तेज बिजली कड़कने लगती है। ये मंजर देखकर नागराज विक्रम बोलते हैं। लगता है किसी आने वाले संकट की चेतावनी है। पुत्री, तुम ठीक तो हो ना? रानी नंदिनी, आप भी ठीक है ना? जी नागराज जी, अभी तो मैं और वृंदा दोनों ही सुरक्षित हैं। लेकिन अगर ये तूफान जल्दी ही नहीं थमा तो इस आंधी में ना जाने हम मुड़कर कहाँ पहुँच जाएंगे। आप चिंता मत करिए पिताजी, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। बस आप अपनी सुरक्षा कीजिए। अचानक ही तूफान थम जाता है और एक तेज तूफान के बाद एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। वृंदा, नंदिनी और नागराज विक्रम के सामने प्रकट होते हैं उनके इष्ट शिव जी, जो वृंदा और नागराज से कहते हैं। पुत्री वृंदा, तुम नागलोक का इतिहास बदलने वाली नाग कन्या हो, इसीलिए तुम्हारा वर भी इस दुनिया में सबसे अलग है। और वो ना तो इस नागलोक में है, ना देवलोक और ना ही पाताल लोक। उसका अस्तित्व तुमको पृथ्वीलोक पर मिलेगा। तुम्हें खुद ही उसको ढूंढना होगा पुत्री। इतना बोलकर दिव्य प्रकाश के साथ ही शिवजी भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ये भविष्यवाणी सुनकर नागराज विक्रम अपनी पुत्री वृंदा से कहते हैं। पुत्री, स्वयं भोलेनाथ ने तुम्हारे वर के होने की भविष्यवाणी करी है। मतलब जरूर वो कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसके ऊपर शिव का आशीर्वाद होगा। हे भोलेनाथ, आपका शुक्रिया, आपने मेरी पुत्री के जीवन साथी के होने की भविष्यवाणी करी। हाँ पुत्री, आज मैं बहुत खुश हूँ। सत्य है, मुझे तो बहुत उत्सुकता है कि कब हमारी पुत्री का वर हमारे नागलोक आएगा। माँ, पिताजी, आप दोनों तो कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रहे हैं। आपने सुना नहीं क्या? भोलेनाथ ने कहा कि मुझे उन्हें स्वयं ढूंढना है, जिसके लिए मुझे पृथ्वीलोक जाना होगा। हाँ पुत्री, तुम जल्दी ही पृथ्वीलोक की यात्रा पर निकलना और अपने वर को ढूंढते ही यहाँ नागलोक ले आना। नागराज विक्रम और रानी नंदिनी बहुत खुश थे, लेकिन उन सब की बातें दूर खड़ा नागलोक का एक नाग नित्यंत सुन रहा था, जो अपनी आंसुओं से भरी आंखों से आंसू झलकाते हुए खुद से कहता है। ये कैसे संभव है? भोलेनाथ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जन्म से मैं और वृंदा साथ खेले हैं, साथ बड़े हुए हैं। प्रेम है मेरा वृंदा। हर पल, हर प्रार्थना में मैंने शिव जी से वृंदा को मांगा है,
तो वो किसी को बिना मांगे कैसे मिल सकती है? आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया भोलेनाथ। दूर खड़े नित्यांत पर वृंदा की दृष्टि जाती है और वो अपने माता पिता की आज्ञा लेकर नाग दरबार से बाहर नित्यांत के पास आकर कहती है, मेरे प्यारे मित्र, किस दुविधा में खोए हो? और ये क्या, तुम्हारी आंखें नम है, परंतु क्यों? अभी मैंने तुम्हारी और नागराज की बातें सुनी। क्या सच में शिवजी ने तुमको आकर तुम्हारे जीवन साथी के पृथ्वीलोक पर होने का संदेशा दिया है? हाँ नित्यंत, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आखिर मुझे अब मेरे जीवन साथी को देखने का मौका मिलेगा। परंतु वृंदा, नाग कन्या का वर पृथ्वीलोक पर कैसे हो सकता है? तुम्हें इसमें कुछ संदेह नहीं लगता? शिवजी से कोई गलती हुई है, वो शायद नागलोक बोलना चाहते होंगे। बिल्कुल नहीं, मैंने पिताजी और माँ ने अच्छे से सुना है। अब तो मैं धरती लोक जाकर उस मनुष्य को ढूंढ कर ही रहूंगी। इतना बोलकर वृंदा वहाँ से चली जाती है। नित्यांत अकेला वहाँ खड़ा आंसू बहाते रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी लोक में एक बहुत ही शक्तिशाली आदमी वीरेंद्र राणा, जो कि अपने एरिया का एमएलए था, समाज में जिसने अपने नाम के साथ साथ डर भी लोगों में कायम रखा हुआ था, उसका एक लौता बेटा शर्वेश, जो कि अपनी गहरी नींद में सोया था, अचानक ही उठकर बोलता है, ओ माय गॉड, कितना भयंकर सपना था। ये सांप मेरे सपने में क्यों आ रहे हैं? माँ ने कहा था सांप का आना बहुत बुरा होता है। सर्वेश खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके पिता उसके कमरे में आकर कहते हैं, अरे किस बुरे संकेत की बात कर रहा है हमारा बेटा? पापा आप यहाँ? कुछ नहीं, वो एक बुरा सपना देखा था, सांप वगैरह आ रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। अरे तेरे पिताजी के पास इतनी पावर है ना, अरे सांप तो दूर की बात, चींटी भी कोई छू ना सके तुम्हें। चल उठ, अब तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी की मीटिंग में चलना है। आखिर मेरे बाद गद्दी तो तू ही संभालेगा। पापा आप जानते हो मुझे आपकी पॉलिटिकल मीटिंग्स में कोई जाने का शौक नहीं है, प्लीज आप जाओ, मेरे दोस्तों के साथ प्लान है। अरे पूरा शहर मेरे नाम से कांपता है, लेकिन ये वीरेंद्र राणा बस अपने एक बेटे के आगे नहीं बोल पाता। ठीक है, जो भी है तुम्हारा प्लान है, जाओ, लेकिन याद रहे तुम्हें समय रहते घर वापस आना होगा। ओके सर। इतना बोलकर वीरेंद्र अपने कामकाजी सिलसिलों से घर से बाहर चला जाता है और सर्वेश नहा धोकर अपने दोस्त मयंक और कुलदीप को कॉल करके उन्हें घर बुलाता है। कुछ देर में उसके तीनों दोस्त उसके घर आ जाते हैं, जहां आते ही मयंक शर्वेश से कहता है, भाई तुझे पता है अपने शहर में एक मस्त क्लब खुला है, बहुत अच्छा है, चलना, चल वहाँ चलते हैं। चल, पागल है क्या? क्लब? यार वहाँ जाने के लिए लड़कियां चाहिए होती है, पता तो है हम अखंड सिंगल लोंडो के पास कहाँ से लड़कियां आएंगी। भाई तू बोल तो, लड़कियां तुम 1000 खड़ी कर दे। मुझे ऐसी वैसी लड़की नहीं चाहिए, मेरे लिए तो कोई इस लोक की नहीं किसी और लोक से आएगी। हाँ, अप्सराओं को बुलाते हैं अभी। कुछ भी मतलब, सुबह सुबह सस्ते नशे करके बैठा है। एक तरफ सर्वेश अपने दोस्तों के संग बाहर जाने का प्लान बना रहा था, तो वही वृंदा नागलोक के वन में बैठी अपने होने वाले वर के सपने सजाते हुए बोलती है, शिव ने जिसे मेरे लिए चुना है, आखिर वो दिखता कैसा होगा? मैं पृथ्वी लोक पर उसे कहाँ ढूंढूंगी? मुझे तो अभी से इतनी बेचैनी हो रही है। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करना। वृंदा की बातें छुपकर सुन रहा नित्यांत उसको ऐसे किसी और के ख्वाब सजाते देखकर खुद से कहता है, वृंदा, तुम कैसे किसी अनजान के स्वप्न देख सकती हो और उसकी तलाश में एक ऐसे लोग पर जाने को तैयार हो गई जहां हर कदम पर खतरा होगा। ना जाने मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा घटित होने वाला है, परंतु क्या? आखिर नित्यांत की चिंता का कारण सही है या गलत? और वृंदा की पृथ्वी लोक यात्रा सच में प्रेम की तलाश की है या नहीं, या फिर वो किसी अनचाही खतरे की शुरुआत है? इस कहानी में आगे क्या होगा ये आपको और हमें नहीं पता, इसीलिए अपने अनुमान से कहानी के आगे के भाग में क्या हो सकता है हमें कमेंट करके बताइए और जुड़े रहिए नाग कन्या की इस कहानी के अगले भाग तक। कंचनपुर गांव में अचानक ही एक पैर वाली चुड़ैल का खौफ सा फैल गया था। रात के अंधेरे में चुड़ैल को जो इंसान गांव में घूमता फिरता दिखता, चुड़ैल उसका एक पैर काट कर खा जाती।
ऐसे ही एक रात गांव के बाहर से एक आदमी मदन रात बेरात गाना गाते हुए गांव में आता है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। मदन के इस गाने के बाद एक भयंकर आवाज मदन के कानों के पास सुनाई देती है। अबे तेरे कदम ही नहीं बचेंगे बढ़ने के लिए, तो बढ़ेगा कहाँ से रे? इस आवाज को सुनते ही मदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने हवा में लटकी एक पैर वाली चुड़ैल होती है, जो मदन को अपनी डरावनी आंखों से घूरते हुए बोलती है, ये पैर मुझे दे दे मदन, ये पैर मुझे दे दे। मेरे सामने कोई 2 पैरों पर चले, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कौन हो तुम और क्या चाहिए मुझसे? बोला तो पैर चाहिए, दे दे ये पैर मुझे। पैर है मेरे, किसी पेड़ पर लटके फल नहीं जो उखाड़ कर या तोड़ कर दे दूं। कोई नहीं कर पाएगा तो मैं तोड़ दूंगी, मैं हूँ ना, मैं ये काम बड़े आराम से कर लूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल मदन का एक पैर काटते हुए अलग कर देती है और मदन वहीं चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। सुबह कुछ लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसकी एक टांग पर पट्टी करके कुछ ही दिनों में उसे वापस घर जाने को बोल दिया जाता है। बैसाखी के सहारे मदन अपने गांव आता है तो देखता है कि आधे से ज्यादा गांव के लोग बैसाखी के सहारे ही चल रहे हैं। घर आकर वो अपनी पत्नी अनुराधा को बोलता है, क्या इस गांव के लोगों को लंगड़ा उसी चुड़ैल ने किया है जिसने मेरा पैर काटा? जी, इस गांव में कब से एक पैर वाली चुड़ैल का साया है। वो जब भी रात के समय किसी को अपने 2 पैरों पर घूमता देखती है ना, तो उसकी टांगे काट देती है। पर आखिर ऐसा क्यों करती है वो ऐसा? ये तो भगवान ही जाने। किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है। मदन बेचारा इतने सालों बाद अपने गांव लौटता है और आते ही अपना एक पैर खो देता है। लेकिन उस दिन के बाद से गांव में उस एक पैर वाली चुड़ैल का खौफ और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि शिकार ना मिलने पर वो लोगों को धोखे से घर के बाहर बुलाती थी और उनकी एक टांग काट कर खा जाया करती थी, जिसकी वजह से पूरा गांव डर से कांपा हुआ था। इस बात की खबर जब शहर के लोगों तक गई तो 2 मीशा और आशा नाम की यूट्यूबर गांव में आकर लोगों से पूछताछ करने लगी, जहां गांव के कई लोगों को लंगड़ा देखकर आशा मीशा से बोलती है, यार मुझे ये कहानी सच्ची लगती है। देखना इस गांव में कितने लोग हैं जो लंगड़े हैं, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी यहाँ आकर? अरे नहीं, ये जरूर किसी डाकू वाकू का काम है, जो लोगों को रात के समय लूटकर उनका एक पैर काट देता है ताकि लोग डर कर रहें। तू पागल है? मैं तो कहती हूँ चल यहाँ से। वैसे भी हमने बहुत पूछताछ कर ली, कल चलेंगे। आज रात में उस चुड़ैल उस डाकुओं को रंगे हाथ पकड़ूंगी। रात होने पर मीशा सबके सोने के बाद गांव में जगह जगह कैमरा लगा देती है और खुद बड़े आराम से बाहर घूमने लगती है। घर की खिड़की से आशा सब कुछ देख रही होती है। कुछ ही देर में तेज हवा के साथ मीशा के सामने वही एक पैर वाली चुड़ैल आकर बोलती है, कौन है तू जो अपनी दोनों टांगों पर इस गांव में इतना निडर होके घूम रही है? तुझे पता नहीं, मुझे 2 पैरों वाले लोग जरा भी पसंद नहीं है। तुम तो सच में चुड़ैल हो, लेकिन तुम यहाँ गांव के लोगों को क्यों सता रही हो? क्यों उनके पैर काटकर उन्हें अपाहिज बना रही हो? यहाँ कोई अमिताभ बच्चन का केबीसी नहीं चल रहा जो मैं तेरे सवालों के जवाब दूं। जैसे मैंने अपने पैर खोए हैं ना, वैसे ही किसी को भी उसके पैरों पर खड़ा नहीं रहने दूंगी। और अब उन लंगड़ों की फौज में शामिल होने की बारी तेरी है। इतना बोलकर चुड़ैल मीशा का पैर अपने दांतों से काट कर अलग कर देती है और खिड़की से ये सब देख रही आशा डर के मारे बेहोश हो जाती है। चुड़ैल मीशा का एक पैर ले जाती है, जिसके बाद वो दर्द से चीखती हुई गांव वालों को बुलाती है, जो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। और जब कुछ दिनों बाद मीशा हॉस्पिटल से वापस गांव आती है तो गांव का मुखिया मीशा को बोलता है, हमने आपको कहा था ना, यहाँ जो हो रहा था वो सच था, किसी की मनगढ़ंत कहानी नहीं। देखो अब आपने इस चीज की कितनी बड़ी कीमत चुकाई। मैं जानती हूँ, मैंने पहले आपका विश्वास नहीं किया,
लेकिन देखिए वो चुड़ैल यहाँ किसी मकसद से है, क्योंकि उसने मेरे पैर काटने से पहले बोला था कि जैसे उसके पैर काटे गए थे वैसे ही वो सबके पैर काट देगी। क्या मतलब वो चुड़ैल किसी से बदला लेने के लिए इस गांव में है? पर कौन है वो? इसका पता कैसे चलेगा हमें? मैंने कल पूरे गांव में कैमरा लगाए थे, उसमें जरूर कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। मीशा मुखिया से गांव में लगाए सारे कैमरा मंगवाती है और फिर एक एक करके सबकी फुटेज अपने लैपटॉप में चेक करती है। तो उसको एक क्लिप में दिखता है कि चुड़ैल गांव के बाहर एक बंद मकान के पास चिल्ला रही होती है, लेकिन कैमरा में ऑडियो ना आने की वजह से उसको चिल्लाने की वजह नहीं पता चल पाती। जिसके बाद मीशा मुखिया को कहती है, आप जानते हैं ये कौन है जिस घर के बाहर ये चुड़ैल चिल्ला रही है? ये किसका घर है? हाँ, ये इसी गांव के घनश्याम नाम के आदमी का घर है। कुछ समय पहले रहता था यहाँ। गांव से कुछ बच्चियों को चुराकर इसने शहर में बेचा था, जिसके लिए इसे पुलिस ले गई थी। हो ना हो, इस चुड़ैल का घनश्याम से कुछ तो लेना देना है। हमें पुलिस स्टेशन जाकर पता करना चाहिए कि ये अभी कहाँ है। मीशा बैसाखी के सहारे मुखिया के साथ गांव के बड़े पुलिस स्टेशन जाती है और वहां सारी बात बताने के बाद कैमरा फुटेज भी दिखाती है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर मुखिया और गांव वालों को घनश्याम सौंप देता है। उसी रात गांव वाले घनश्याम को गांव के बीचों बीच पेड़ से बांध देते हैं और रात के समय जब चुड़ैल वहां आती है तो घनश्याम को देखकर बोलती है, आखिर तू आ ही गया घनश्याम मेरे सामने। तूने सालों पहले जो मेरे साथ किया था याद है तुझे या फिर याद दिलाऊं? कई सालों पहले कंचनपुर गांव में इंसानों के रूप में घनश्याम नाम का एक दरिंदा रहता था, जो गांव की लड़कियों और बच्चों को शहर ले जाकर बेच दिया करता था। ऐसे ही एक दिन उसको चंदा नाम की एक लड़की शाम के समय अकेले दिखती है, तो वो उसका अपहरण करके अपने घर ले आता है, जहाँ चंदा के हाथ पैर बांधकर वो बोलता है, वाह क्या सुंदर लड़की हाथ लगी है। तेरी जैसी सुंदर लड़की अगर शहर के सड़कों पर भीख मांगेगी तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन अभी एक कमी है, तेरे चेहरा देखकर कोई तुझे भीख नहीं देगा। एक काम करता हूँ, तेरी ये एक टांग काट देता हूँ। हाँ ये अच्छा रहेगा। घनश्याम चंदा के मुंह पर पट्टी बांधकर उसकी एक टांग को बेरहमी से काट देता है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से चंदा की मौत हो जाती है। घनश्याम उसकी लाश को अपने आंगन में दफना देता है, जिसके कुछ दिनों बाद उसके गुनाह सामने आने पर पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। पुलिस ने तो तुझे जिंदा रखा, लेकिन तेरे कारण मैं जो तड़प तड़प के मरी थी उसका क्या? उस वजह से आज तक मैं एक पैर वाली चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ, लेकिन अब वो दर्द मैं तुझे दूंगी। मरेगा, तू भी मरेगा। मुझे माफ कर दे चंदा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दे, मुझे जिंदा छोड़ दे प्लीज। तो जैसे घटिया आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना बोलकर चुड़ैल बनी चंदा घनश्याम के दोनों पैरों को उसके शरीर से उखाड़ फेंकती है और उसी तरह तड़प तड़प के घनश्याम की मौत हो जाती है, जैसे चंदा मरी थी। जिसके बाद चुड़ैल गांव वालों को बोलती है, गांव वालों, मुझे पता है तुम सब मुझे देख रहे हो। घनश्याम के आंगन में गड़ी हुई मेरी लाश लेकर आओ और उसका अंतिम संस्कार कर देना, ताकि मैं दोबारा किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ वापस न लौट सकूं। चुड़ैल के कहने पर अगले दिन उसकी लाश को घनश्याम के आंगन से निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और पूरे गांव को एक पैर वाली चुड़ैल से आजादी मिलती है।